देसाई लाइफस्टाइल हब आयोजित ट्रू हेल्थ स्टोरीज के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। आज हम ज्वर के बारे में एक केस सुनेंगे। एक्चुअली वो केस मेरे बेटे की ही है, लेकिन वो केस सॉल्व करने की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग है और प्योर आयुर्वेद से कंडीशंस कैसे ट्रीट हो सकते हैं ये आपको बताऊंगा मैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक और जो वीडियो है वो ऑफ रखिए, खुद को म्यूट रखिए। खाली कुछ अगर सवाल पूछना है तो ही अनम्यूट करना है और सवाल पूछ के होने के बाद वापस म्यूट करना है याद से, नहीं तो कल जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी जैसा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर चैट बॉक्स पे ही सवाल पूछेंगे तो वैसा टेक्निकल एरर नहीं आएगा। मेरे बेटे की केस बताता हूँ। एक्चुअली उसका जन्म 20 जैन का है और उसको पहले 9 महीने तक कुछ भी तकलीफ नहीं थी। 9 महीने के बाद उसको थोड़ा तकलीफ होना शुरू हो गई, मतलब येलोइश यूरिन होना और फिर फीवर, स्लाइटली फीवर आना, ऐसे कंप्लेंट्स शुरू हो गए थे उसके। तो उसको हमने मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का 1-2 बार ट्रीटमेंट उसको हो गया, लेकिन फिर ऐसा होने लगा शरद ऋतु के दौरान उसको येलोइश यूरिन होना और बेचैनी होना, रात को बेचैनी की वजह से नींद न लगना, और जो फीवर है वो 100 डिग्री हर बार क्रॉस नहीं होता था, 99 पॉइंट समथिंग वगैरह रहता था। और एलोपैथिक डॉक्टर जो है उनके हिसाब से मतलब वो कहते थे कि 100 डिग्री के ऊपर आएगा तो ही वो फीवर कंसिडर करना है, तब तक कुछ एंटीपायरेटिक भी नहीं देना। लेकिन बेटा काफी मतलब रेस्टलेस फील करता था रात को, और उसका जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें फील होता था और ज्यादातर हाथ पैर के तलुओं को ज्यादा फील होता था। और फीवर रात को ज्यादा ना बढ़े इसलिए हम लोग थोड़े से पैनिक होके थोड़ा कभी कभी जो एंटीपायरेटिक है वो दिया भी जाता था। रात को 100 डिग्री के ऊपर फीवर होने से पहले ही दिया जाता था।
तो ऐसा होता था। डॉक्टर के पास जाने के बाद उस वक्त क्या हुआ था कि उसका कुछ तो एंटीबायोटिक का कोर्स मेरे एक फ्रेंड की सलाह से किया था, और उसके बाद फिर एक डॉक्टर को दिखाया था। तो सबसे पहले जो डॉक्टर को दिखाया वो एक्चुअली डॉक्टर काफी वेल नोन है, पुणे में नोन है, पेडियाट्रिशियन है। तो उनको दिखाया तो वो बोले थे सबसे पहले कि आ, इधर गए, फीवर नहीं उतरा था तो उन्होंने मेफेनेमिक एसिड दिया ऑन द स्पॉट। वो मेफेनेमिक देने के बाद थोड़ा सा फीवर सबसाइड हुआ। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद उन्होंने चेक किया वो, तो काफी रो भी रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि इसका कभी कुछ टूडी को वगैरह कुछ किया है क्या। उन्होंने चेस्ट ऑस्कल्टेशन के बाद पूछा। उन्होंने पूछा कुछ पसीना वगैरह आता है क्या फोरहेड को। तो हमने कहा हाँ आता है कभी कभी। तो वो बोले कि मुझे मरमर जैसा लग रहा है, तो देखना पड़ेगा, टूडी को करना पड़ेगा। तो बाद में हम लोग डॉक्टर है उनको बताया, तो फिर बोलने लगे ठीक है सोचते हैं थोड़ा, अभी वो हो रहा है इसलिए भी शायद वैसा लगा रहेगा, इसे भी बोले। फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग उनका स्टेटमेंट्स लगे मुझे। तो उन्होंने फिर भी बोले एक्सरे करवा के लो पहले, और फिर जरूरत गिरी तो टूडी को करवा लेंगे। कंजेनाइटल हार्ट एनोमली होने के चांसेस या डाउट उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो हम लोग काफी, मतलब मैं ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, लेकिन वाइफ भी मेरे डॉक्टर है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के बारे में लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो पैनिक हो गई, वाइफ डर गई। तो वाइफ बोली कि मतलब वो सब शॉकिंग था हमारे लिए। तो मैंने कहा वाइफ से मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्डियक एनोमली कुछ होगी करके। वो बहुत एक्टिव रहता है, जितना दौड़ता है खेलता है, कुछ भी तकलीफ नहीं, कभी हाफता नहीं है। तो मुझे तो डाउट नहीं लगता। तो फिर मैंने कुछ डॉक्टर से, मेरे फ्रेंड से पूछा, तो बोले कि फोरहेड पे जो स्वेटिंग होती है वो तो एनेमिक चाइल्ड रहेगा, एचबी कम रहेगा तो भी होती है। तो वो कुछ इतना रेयर डायग्नोसिस पे जाने की कुछ जरूरत नहीं है बोले। और फिर हम लोग कुछ मतलब वाइफ का डाउट निकालने के लिए बाद में एक जगह पे हम लोग ने टूडी को भी किया, आदित्य बिरला में किया टूडी को। तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा तो सब नॉर्मली था। तो ये हुआ। फिर उसको जो फेवरिश जैसा लग रहा था, फिर हम लोग पैनिक हो रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। एक डॉक्टर को और एक डॉक्टर को दिखा, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट बताए। फिर वो बोले यूरिन कल्चर वगैरह, मैं हम लोग ने ही पूछा कुछ करने की जरूरत है क्या। यूरिन कल्चर किया, लेकिन उससे पहले एंटीबायोटिक का कोर्स हो चुका था, तो यूरिन कल्चर में तो कुछ आया नहीं। फिर उन्होंने हाँ फिर उन्होंने ट्रांस यूरेथ्रल सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी करने को बोला। तो उनको भी, उनको लग रहा था कि कंजेनाइटल कुछ एनोमली रहेगी किडनी वगैरह में, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। तो वो भी मुझे पॉसिबल नहीं लगा, और मैं नहीं रेडी था इतनी कम उम्र में उसके ये सब रिपोर्ट्स करूं, ट्रांसयूरेथ्रल सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी वगैरह। तो मैंने
सोचा कि नहीं करना है, फिर भी एक सेकंड ओपिनियन के लिए फिर मैंने क्या किया। आवाज सुनाई दे रहे हैं ना ठीक से? कुछ मैं बोलते जा रहा हूँ, कंफर्म नहीं किया। हाँ सर। हाँ, तो ट्रांसयूरेथ्रल सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी करने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं किया। वाइफ को भी बताया कि नहीं जरूरत की रही है, वाइफ कंफ्यूज थी। फिर हमने केएम हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर है, उनका अभी नाम याद नहीं मुझे, उनको दिखाने का सोचा। फिर उनको दिखाया मैंने, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा उसको फिर लगता है, थोड़ा रात को रेस्टलेस रहता है। तो उनको बोला, तो वो बोले कि कैसे फीवर आता है? वो बोले फीवर विथ अगर चिल्स नहीं है और 100 के ऊपर फीवर नहीं जा रहा है तो यूटीआई का फीवर तो हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर भी उन्होंने हमारा डाउट निकालने के लिए कुछ सीरम ईस्टरेज नाम का कुछ टेस्ट लिख के दिया। तो वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो ही समझ सकते हैं कि यूटीआई से रिलेटेड हो सकता है। तो वो टेस्ट किया, कहीं बहुत सारी जगह पे वो नहीं हो रहा था टेस्ट, एक जगह पे हुआ, तो वो टेस्ट भी निगेटिव आया। फिर हमने हमारे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया था कि ट्रांसयूरेथ्रल सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी वगैरह, तो उनके पास हम लोग गए और उनसे ही हमने ये भी कंसल्ट किया था कि एक डॉक्टर है सीनियर, उन्होंने हमें टूडी को के बारे में सजेस्ट किया था, कंजेनाइटल हार्ट एनोमली का डाउट उनको आया था। तो ये भी उनसे हमने पहले कंसल्ट किया था। तो वो पहले तो बोले थे कि कुछ नहीं लग रहा है करके वैसा, चेस्ट ऑस्कल्ट करने के बाद। लेकिन जब हमें उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीनियर डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया है, तो वो बोले हाँ उन्होंने बताया तो फिर देखना जरूरी है। तो वो भी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा स्टेटमेंट। मतलब उनको खुद को क्लिनिकली ठीक से मरमर वगैरह समझ में नहीं आ रहा है और वो खाली वो सीनियर डॉक्टर है और उनका अगर सजेशन है तो करना चाहिए, ये स्टेटमेंट मुझे अपीलिंग नहीं लगा। तो ये हुआ था उनके बारे में। फिर जब हम वो सीरम एक्सरे वगैरह करके और केएम के डॉक्टर के पास मिल के उनके पास गए, तो फिर उन्होंने हमें एंटरटेन नहीं किया, बराबर देखा नहीं, हमारे पास कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया। पहले काफी रिस्पेक्ट देते थे, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर फ्रेंड के रेफरेंस से आया हूँ, तो इसलिए काफी अलग सिनेरियो था। लेकिन जब उन्होंने बताए हुए टेस्ट हम लोग ने नहीं किए और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करके आए, फिर उनके पास फाइल लेके गए, तो उनका कुछ अलग ही तेवर हमें लगा। तो पहले मुझे लगा शायद कुछ रेफर की, मतलब वो एक्चुअली कंसल्टिंग हमसे नहीं ले रहे थे या कम ले रहे थे, ऐसा कुछ तो था। लेकिन उनका हमने नहीं सुना। आ, उनका हमने सुना नहीं, इसलिए मुझे पहले लगा कि वो हर्ट हो चुके हैं इसलिए वैसा बिहेव कर रहे हैं। या फिर रेफरल वगैरह का कुछ इशू रहता है तो उसकी वजह से शायद वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया। तो काफी ऑड उन्होंने रिएक्ट किया, देखा नहीं हमारे पास, फाइल देखा खाली, कुछ रिस्पेक्ट नहीं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं, ऐसे ही हमें भगा दिया ऐसे लगा उस दिन। तो वहां से हम लोग निकले, तो फिर हमें एहसास हुआ कि आयुर्वेद कितना ग्रेट है। उसमें पहले प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए वो सिखाया जाता है। तो आयुर्वेद शास्त्र पे एक फिर मुझे एक अभिमान महसूस हुआ कि नहीं, शुक्र है हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, शुक्र है हम हमारे पास ऐसी संहिताएं हैं जो हमें पहले वैल्यूज सिखाते हैं, फिर शास्त्र सिखाते हैं, या वैल्यूज पे आधारित शास्त्र सिखाते हैं। तो ये है। फिर वहां से हम लोग निकले। फिर काफी मैंने भी मेरे पेशेंट से मेरे डॉक्टर सर्कल जो है, मेरे बीएमएस डीसीएच फ्रेंड्स है, उनसे कंसल्ट किया, यहाँ वहाँ बातें। और चार धर्मी प्रकृति है मेरे बेटे की, मुझे पता ही था। जैन का जन्म है,
जिन लोगों का 15 अक्टूबर टू 15 फेब में जन्म होता है उनकी प्रकृति क्षारधर्मी प्रकृति होती है। क्षार और जिन लोगों का 15 फेब टू 15 मई में जन्म होता है उनकी प्रकृति अम्लधर्मी प्रकृति होती है। और जिन लोगों का 15 फेब टू 15 जून में जन्म होता है उनकी प्रकृति जो है एक मिनट O2F2J, हाँ 15 फेब टू 15 जून तक में होता है वो अम्लधर्मी होते हैं। और 15 जून टू 15 अक्टूबर में जिनका जन्म होता है उनकी प्रकृति है समधर्मी होती है। ऐसे ये क्षार अम्लधर्मी और समधर्मी ऐसे 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। ये मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्योंकि ये आपको पता होना जरूरी है। अभी मैं आपके इस आगे बताने वाला। क्षार मतलब अल्कलाइन, अम्ल मतलब एसिडिक और सम मतलब न्यूट्रल। ऐसी प्रकृतियां होती हैं और ऐसी प्रकृतियों के आधारित ही वनस्पतियां भी होती हैं और उनको आधारित मनुष्य भी होते हैं। ये धर्म को आधारित। तो उसका क्षारधर्मी प्रकृति है, अल्कलाइन प्रकृति है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो फीवर आता है वो फीवर मोस्टली जो अक्टूबर हीट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जब क्षारधर्मी पित्त पड़ता है तो तब ये फीवर जैसे कंडीशन होती है ऐसे लोगों को। और उनको वाटर की जरूरत ज्यादा होती है हाइड्रेशन के लिए। और वो क्या करता था, पानी भी नहीं पीता था ठीक से। और जब हम पिलाते थे तो वो नहीं पीता था। और शायद हम जब नहीं पिलाते थे तब उसको प्यास लगी हुई रहेगी, ऐसा होता था। वो टाइम हमारा मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने एक नोटिस किया था कि जब उसको एंटीपायरेटिक वगैरह देने के बाद भी उसका फीवर जो है वो उतना रिड्यूस नहीं होता था, लेकिन कोल्ड स्पॉन्जिंग से उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता था और वो उसका जो रेस्टलेसनेस फीलिंग था वो कम आता था। फिर धीरे धीरे मेरे ध्यान में आया कि इसको पानी की जरूरत है, ऐसा लगा। वो पहले भी पता था लेकिन वो नहीं हो रहा था टाइमिंग मैच। फिर मैंने क्या किया, जब कोल्ड स्पॉन्जिंग से कम आ रहा था तो बार बार कोल्ड स्पॉन्जिंग करके रात को नींद आधी नींद से उठ के तो बाद में हमको थोड़ा सोचा अभी कोल्ड स्पॉन्जिंग से अच्छा है उसको नहा ही डालें। तो रात को उसको डायरेक्ट ठंडे पानी से उसको गर्दन से नीचे नहाया करते थे हम लोग। फिर उससे जल्दी उसका जो फीवर रेस्टलेसनेस, माइल्ड फीवर और रेस्टलेसनेस जो था वो कम आता था। तो ये काफी अलार्मिंग और मतलब इससे हमें उपशय अनुक्षय जो बोलते हैं तो उपशय अनुगामी इस चीज से वो है ये समझ में आया। फिर हमने क्या किया, रात को जैसे ही वो हिलने लगा किसी भी कारणवश, नींद उसकी थोड़ी खुलती थी रेस्टलेसनेस की वजह से, तब हमने क्या किया, बॉटल से पानी उसको पिलाना शुरू किया। जो दूध का बॉटल है वैसे ही बॉटल में पानी भर के रखना शुरू किया और रात को उसको हाइड्रेट करना शुरू। फिर रात को वो 2-3 बॉटल पानी, कभी कभी 4 बॉटल भी पानी पीने लगा। तो इससे उसका हाइड्रेशन काफी अच्छा होने लगा और जो फीवर जो उसको माइल्ड आता था, हाथ पैर जो तलवे जो थे वो गर्म होते थे वो भी बंद होने लगा और उसकी रिकवरी फास्ट होने लगी। फिर हमें ये भी याद आया कि हमने पहले देखा था कि उसके जो लिप है वो लिप उसके ड्राई हो जाते थे जब उसको ऐसे टाइप का सब सिम्टम्स आते थे तब। और लिप ड्राई होना ये जो है ये डिहाइड्रेशन का सिम्टम होता है। तो ये भी हमें बाद में पता चला। मतलब वो जो फीवरिश कंडीशन उसकी थी, सो कॉल्ड एक्चुअल फीवर नहीं है, अगर बोलेंगे 100 के ऊपर नहीं जा रहा, तो वो उसकी
हाइड्रेशन से और ठंडे पानी से नहाने से खाली उसकी ठीक हो, जिसके लिए हमने काफी सारे डॉक्टर किए और डॉक्टर ने हमें काफी डराया भी। तो ये जो है हमें काफी एक लेसन सिखा के गया कि आ, मतलब पहले हम लोग सोचते थे कि खुद के बेटे के बारे में खुद विचार नहीं करेंगे, दूसरे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ से कुछ तो मिस हो सकता है। जैसे कि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी खुद का ट्रीटमेंट खुद नहीं करता, दूसरे से लेते, क्योंकि जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है, खुद दिए को पता नहीं रहता है, उस तरह से कुछ मिस ना हो, इसलिए हम लोग दूसरे का ओपिनियन लेना प्रेफर करते हैं। ये कई कई मायने में अच्छा भी रहता है, लेकिन यहाँ से ये गलत प्रूव हुआ और फिर हमने उसका जो बेटे का जो सब चीजें थी वो खुद के पावर में लेने के लिए शुरुआत कर दी, क्योंकि डॉक्टर भी डरा रहे हैं, एलोपैथी डॉक्टर कुछ रेयर डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो सब चार्ज जो है धीरे धीरे मैंने खुद लेना शुरू किया। फिर कभी जब ऐसा होता था तब ऐसा भी कभी कभी फीलिंग आया था कि एलोपैथी डॉक्टर जो है वो ठीक से कोई कोई ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर मतलब ट्रीट मतलब बिहेवियर ठीक से नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या उनको लगता है कि अ, आयुर्वेदिक है, इन्हें क्या ज्यादा पता है, या फिर क्या हजार तरीके का थिंकिंग रहेगा, मुझे पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन तो मैंने थोड़ा ठान ली कि ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी की जरूरत ही नहीं गिरनी चाहिए, एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा मैं ढूंढ के निकालूं। ये मैंने अंदरूनी मतलब एक संकल्प किया और ठान लिया। फिर मैंने जब भी उसको कुछ सर्दी जुकाम या कुछ जुलाब जैसा कभी होता था, कुछ भी होता था, तो फिर मैंने उसके लिए एक मेडिसिन ढूंढ के निकाली। मतलब एक्चुअली अपने ग्रंथों में है वो मेडिसिन, कुमार कल्याण रस। तो कुमार कल्याण रस मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। 1 टैबलेट, वो 125 mg का आती है 1 टैबलेट। तो वो टैबलेट में थोड़ा अमृता सत्व मिला के मैंने जब जब उसे सर्दी, खांसी, जुकाम या डायरिया, ये जो कुछ कंडीशन उसको कभी कभी होती थी, उसमें कुमार कल्याण रस मैंने 1 OD टैबलेट जानी चाहिए अमृता सत्व मिला के। मतलब 1 OD तो जानी चाहिए, प्लस अमृता सत्व में अंदाजन पाव चम्मच ऐड कर रहा था, और मैं 3 या 5 दिन का उसका डोज बना के रखता था पूरी की, और उसका मैं उसको चाटन देता था। तो ये मेडिसिन से उसको एंटीबायोटिक की जरूरत जो है वो मैंने कभी गिरने नहीं दी, और एलोपैथी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने की नौबत कभी आने नहीं दी उसके बाद। तो इतना सराहनीय मेडिसिन है ये कुमार कल्याण रस। ये रस सिंदूर वाला कल्प है, और इसमें कुमारी स्वरस की इसमें भावना है, और ये ऐसा कल्प है जो अतिसार में भी यूजफुल है, जो श्वास में भी, कांस में भी, ज्वर में भी यूजफुल है। काफी सारे कंडीशंस, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और फीवर, ये सब कवर करता है कुमार कल्याण रस। तो इसका ये जो डोज है वो डोज भी एक्चुअल में इतना डोज इतनी कम उम्र में नहीं दिया जाता, लेकिन ये मैंने खुद टाइटर करके इतना डोज दिया ताकि मुझे एलोपैथी किसी भी दवा की हेल्प नहीं लेनी थी। तो मैंने ये डोज जज करके निकाला, और ये जो है मतलब 2-2.5 साल से मैं ये डोज दे रहा हूँ। मतलब 1 OD कुमार कल्याण, मतलब 125 mg फॉर 1 डे। गर्मी गर्मी कितनी लग रही है?
तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सुनने में है कि आप किसी के 3-4 साल के लगभग आपके बेटे या बेटी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कुमार कल्याण के बारे में। फिर ज्यादा से ज्यादा और एक मेडिसिन मैंने जब उसको वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स आए थे तब एक यूज किया है। फ्लू स्टैब करके एक मेडिसिन आता है नागार्जुन कंपनी का। ऐसे ही एमआर ने मुझे दिया था, कॉम्बिनेशन अच्छा लगा इसलिए मैंने इस्तेमाल करके देखा। फ्लू स्टैब और पायरिड नाम का भी उनका एक कॉम्बिनेशन आता है। फ्लू स्टैब का ही एडवांस है, उसमें वस्तनाम टंकन और कुछ है ऐड किया हुआ पायरिड में। और जो फ्लू स्टैब है उसमें मुस्ता, गुरुची, परपटक ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है। तो फ्लू स्टैब हम यूज कर सकते हैं जब फ्लू लाइक सिम्टम्स हो और ज्यादा नॉन रिस्पॉन्डिंग फीवर मतलब नहीं है तो, और फीवर का अगर ज्यादा है पोटेंसी तो फिर पायरिड इस्तेमाल करके ही मैंने देखा है। फिर उसको कुमार कल्याण जैसे मेडिसिन की भी कभी कभी जरूरत नहीं गिरी। ये जाहिर है, ये आपको व्याधि का बल समझने के बाद आप ये जजमेंट धीरे धीरे ले सकते हैं। व्याधि बल समझने के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया या कुछ स्कोर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे आता है ऐसे ही समझ में, तो मैं देखता हूँ यूज करके। तो ये है, इस तरीके से आप कुछ कंडीशंस जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब शुरुआत रहती है छींक खाली स्नीजिंग शुरू होती है, तो उस कंडीशन में मैं कुमारियासो नंबर 3 जो है वो 2.5 ml पीडी विथ 2.5 ml वाटर, ग्लूकोन वाटर ऐसे में शुरू कर देता हूँ पहले से ही 3 दिन के लिए। फिर जो अगली स्टेज है आगे की उसकी आती नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने और एक मेडिसिन बताया, विश्व भेषज और खड़ी शक्कर, सुंठ और खड़ी शक्कर, ये जो है सुंठ को विश्व भेषज क्यों कहा जाता है ये मैंने काफी बार एक्सपीरियंस किया है। और पैलेटेबिलिटी का जो इशू है वो भी नहीं आता। सूंठ, हल्दी और खड़ी शक्कर भी यूज कर सकते हैं जब व्याधि अल्प बल हो और शुरू की अवस्था हो। सर पहले वाला कॉम्बिनेशन रिपीट कीजिए ना। कौन सा पहले वाला? वो इसका नागार्जुन का फ्लूस्टैब और पायरिड। हाँ सर वही वाला बोलो। अच्छा, फ्लूस्टैब और पायरिड का अभी मुझे एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन पता नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं देखता हूँ मिलता है क्या। उसमें मूसता है, परपटक है, गुडुची है और कुछ है मेरे पास। अगर सैचेट है तो मैं चेक करता हूँ, अगर नहीं रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट होल्ड। सैचेट तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तुरंत मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको सर्च करके। फ्लूस्टैब टैबलेट नागार्जुना।
भूनिम्ब, मुस्ता, होल्ड कीजिए। किरातिक्त, परपटक, गुड़ुची, शुंठी, मरीच, पिपली, मुस्ता। मतलब त्रिकटु है, इसमें मुस्ता है, काड़े चिराई, पित्त पापड़ा, गुड़ुची और शुंठी है। और इसी को उन्होंने किरातिक्त, पित्त पापड़ा, गुड़ुची, शुंठ, मीरी, पिपली, मुस्ता, मतलब जो चूर्ण का कॉम्बिनेशन है उसी चूर्ण को, उसी के कॉम्बिनेशन का जो स्वाद है उसकी भावना दी है। फ्लू स्टैप, ये हो गया फ्लू स्टैप के बारे में। फिर और एक में उनका ही पायरिड करके मेडिसिन है, उसके वसना, टंकन और कुछ है। पायरिड टैबलेट, शुंठ, मरीच, पिप्पली, गुड़ुची, भूनिम्ब, जीरकम, शुद्ध वत्सनाभ, अजमोदा, शुद्ध हिंगुल, टंकन और जूस ऑफ अदरक, ये है पायरिड टैबलेट। 100 टैबलेट 270 रुपीज में आते हैं। ठीक है, मैं ज्यादातर मतलब पेटेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादातर यूज नहीं करता हूँ, रेयर ही करता हूँ, लेकिन जो यूज में आया मेरे और जिससे मुझे रिजल्ट मिला वो आपको पता है। सर जे प्रकृति के बारे में बताया था वो थोड़ा रिपीट कीजिए ना। क्षारधर्मी कौन से हाँ काल हाँ में रहता है? हाँ, बताता हूँ, जस्ट ब्रेक लेता हूँ थोड़ा। हाँ, प्रकृति जो है जन्म तारीख के अनुसार जो प्रकृति होती है, क्षारधर्मी, अम्लधर्मी और समधर्मी। जैसे मदात्य चिकित्सा में वाग्भट में एक श्लोक है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। इसका मतलब ऐसा है, जो क्षार है उसको माधुर्य प्राप्त होता है जब वो अम्ल धर्म के संयोग में आता है। मतलब क्षार और अम्ल जब कंबाइन होता है तो वो समधर्मी नेचर का बन जाता है। इसका मतलब है, जब अल्कली
और एसिड एक साथ हो जाते हैं कुछ प्रपोर्शन में, तो उसका जो कन्वर्जन है वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाता है। केमिस्ट्री में ये टाइट्रेशन रिएक्शन वाला एक एक्सपेरिमेंट होता था। तो ये जो है, ये इसका सिद्धांत है, वो अष्टांग हृदय में मदात्य चिकित्सा में बताया हुआ। मतलब कितना अपना शास्त्र जो है, आयुर्वेद शास्त्र कितना एडवांस था है और रहेगा, ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो है क्षार, अम्ल और समधर्मी का जो सिद्धांत है वो वहां से जो गुरुवर्य दातार शास्त्री है, उन्होंने ये पिकअप किया वहां से और उसको इलैबोरेट किया, और उसके अनुसार उन्होंने पूरा पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति में क्षार अम्ल चिकित्सा सिद्धांत का उपयोग करके काफी सारा उसका इलैबोरेशन किया उन्होंने आगे जाके। तो क्षारधर्मी प्रकृति जो है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। मतलब 15 अक्टूबर से 15 फेब में जिनका जन्म होता है, उनकी जो गर्भधारणा है वो अगर 9 महीने पीछे जाएंगे, मतलब जन्म तारीख से, या जन्म तारीख से 3 महीने अगर आगे जाएंगे, तो जो महीना आएगा वो महीने में उनका पहले रस धातु की क्रिएट होता है, फिर उसके अगले महीने में रक्त धातु क्रिएट होता है। तो रस और रक्त धातु के जब जड़न घड़न होती है, तो उस समय का मतलब उस वक्त जो काल होता है, वो काल का परिणाम गर्भ के रस रक्त धातु पे आता है, और उस वजह से उसका जो नेचर है वो क्षारधर्मी या अम्लधर्मी या समधर्मी टाइप की उसकी जन्म तारीख के अनुसार उसकी प्रकृति बन जाती है। ऐसा ये उसका लॉजिक है। तो 15 अक्टूबर से 15 फेब में जिनका जन्म होता है, तो उनकी जो प्रकृति है वो क्षारधर्मी होती है, मतलब अल्कलाइन। और 15 फेब टू 15 जून में जिनका जन्म होता है, उनकी प्रकृति अम्लधर्मी होती है, मतलब एसिडिक। और 15 जून से 15 अक्टूबर में जिनका जन्म होता है, उनकी प्रकृति समधर्मी होती है, मतलब न्यूट्रल। तो ऐसा होता है। तो क्षार धर्म, अम्ल धर्म और समधर्म, इनके टिपिकल कुछ फीचर्स होते हैं अग्नि के बारे में, उनको कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, ऐसा होता है। जो क्षार धर्मी लोग होते हैं उनको, उनके शरीर में ज्यादा हीट होती है, उनको अक्टूबर हीट वो लोग सह नहीं कर पाते, उनको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अक्टूबर या जो कुछ हीट वाले मौसम होते हैं, वसंत, ग्रीष्म और अक्टूबर, उनको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर ये जो पेशेंट्स है, मतलब जो व्यक्ति है, ये काल में चलने वाले, तो उनको भूख ज्यादा लगती है। भूख जब लगती है तब अब इनको खाने को नहीं मिला तो ये पैनिक हो जाते हैं, या चिड़चिड़ापन करते हैं, या झगड़ते भी हैं, गुस्सा करते हैं, या कुछ मतलब खुद जाके यहाँ वहां से कुछ भी, मतलब फ्रिज वगैरह खोल के वो खाना खा के ही चुप बैठते हैं। ऐसे ये होते हैं क्षार धर्मी वाले। या फिर गुस्सा होना ज्यादा होता है ये लोगों को अगर भूख लगेगी तो। और इनकी एसिडिटी मतलब इनको क्षारधर्मी पित्त इनका बढ़ जाता है अगर खाने को वक्त पे नहीं मिला तो।
फिर इनको हेडेक शुरू होता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, ऐसे काफी सारे उनको प्रॉब्लम शुरू होते हैं। क्षारधर्मी लोग जो है उनको अक्सर मेरा ऐसा देखना है कि उनको अगर सूखी सब्जी खाने में है तो भी वो मैनेज कर सकते हैं। उनको वो जो गीली सब्जी होती है वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और इनको बीच बीच में मीठा खाने की इच्छा या क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्ल रस, संस्कृत में ही बोलता हूँ, अम्ल या मधुर रस की इच्छा होती है इनको। और ठंडी चीजें खाने की भी इच्छा होती है इनको, क्षारधर्मी प्रकृति वालों को। फिर इनका जो नेचर होता है ये काफी मतलब डोमिनेंट होते हैं, जल्दी भड़कने वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। ऐसे क्षारधर्मी प्रकृति वाले लोग होते हैं। वो लीडरशिप वाला एक एटीट्यूड उनके पास होता है। और जो अम्लधर्मी प्रकृति है, अम्लधर्मी प्रकृति वालों का जन्म 15 फरवरी से 15 जून के बीच में जिनका हुआ है वो अम्लधर्मी के होते हैं। और इनमें मतलब इन टैलेंटेड पर्सनालिटी होते हैं, ये नीतभाषी होते हैं, ज्यादा आसानी से ये मतलब एंग्री नहीं होते। और जब एंग्रीनेस या चिड़चिड़ापन होता है तब इनका जो मतलब जो स्पोर्ट होता है वो ज्यादा रहता है। एक्चुअली क्षारधर्मी वालों से भी ज्यादा उनका गुस्सा होता है। रेयर होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा अम्लधर्मी में होता है। फिर अम्लधर्मी लोग जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाने की उनकी टेंडेंसी जो है ज्यादा होती है। और मन में ही काफी सारी चीजें रखना, ऐसा भी उनका नेचर होता है अम्लधर्मी वालों का। और अम्लधर्मी वालों का मेरा ऐसा देखना है कि जो गीली सब्जी है उनको चाहिए ही चाहिए हो रहती है। खाली सूखी सब्जी और चपाती वगैरह रहेगी तो वो नहीं इतने आसानी से खाना, मतलब इंटरेस्ट से नहीं खाते। और जो है अम्लधर्मी में मतलब टमाटर वाली जो चीजें हैं वो उनको ज्यादा पसंद नहीं होती है खाने में अगर वो बैठे तो वो टमाटर साइड में निकालेंगे और फिर खाएंगे, ऐसा होता है। तो ये देखा जाता है। फिर क्या बताना बाकी रह गया, अगर खाने का टाइम अगर निकल जाए तो इनको क्षारधर्मी प्रकृति वालों को जैसा ज्यादा तकलीफ होती है वैसी ज्यादा तकलीफ इनमें नहीं होती है। और अम्लधर्मी पित्त बढ़ने की वजह से जो एसिडिटी होती है उसकी तकलीफ इनमें कभी कभार हो सकती है। फिर जो समधर्मी होते हैं वो न्यूट्रल नेचर वाले होते हैं, ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं, ज्यादा शांत भी नहीं, मतलब एक स्टेबल नेचर पे प्लेटफॉर्म पे वो लोग रहते हैं समधर्मी। और इनको खाने पीने में भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, सब चलता है। मतलब स्पाइसी भी चलता है, फिर या टमाटर वगैरह ऐसे जो अम्ल रस मधुर रस वाला भी चलता है, सब चलता है खाने में। ये यही चाहिए वही चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं चलता। ये होते हैं समधर्मी प्रकृति वाले। तो ये सिनेरियो होता है। क्षारधर्मी वालों को क्षारधर्मी जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होती है, अम्लधर्मी वालों को अम्लधर्मी बीमारियां ज्यादा होती है। और समधर्मी वालों को मतलब ज्यादातर कुछ बीमारियों का सामना ज्यादातर नहीं करना पड़ता। ये है क्षार अम्ल और समधर्म। क्षार अम्ल और समधर्म का मैं और एक अभी अभी सुनाई नहीं दिया कि काफी सारा रिपीट करना पड़ेगा।
आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? हेलो? हाँ यस सर, आ रही है। ओके, चलो। तो क्षार धर्म, अम्ल धर्म और समधर्म का एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। जब स्पाइसी खाना रहता है तो हम उसमें नींबू निचोड़ते हैं, तो ये है क्षार में अम्ल मिलाने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है। ये फिलॉसफी और या ये जो थ्योरी है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका एक उदाहरण। फिर दही रहेगा या छाछ रहेगा तो उसमें हम सेंधा नमक डालते हैं ताकि वो तकलीफदायक नहीं हो हमें। तो दही या जो छाछ रहता है वो अम्लधर्मी रहता है, उसमें सेंधा नमक जो है, जो क्षार है मतलब लवण है, वो हम उसमें डालते हैं, फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है क्षार और अम्ल धर्म कंबाइन करके समधर्मी नेचर में हम लाते हैं प्रैक्टिकली इसके। और कुछ पूछना है आपको इसके बारे में? भारती मैडम, कुछ पूछना है अभी? एक्चुअली ही जो प्रकृति अपन, ये जो प्रकृति हम निकालते हैं तो मतलब जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ से 3 महीना आगे जो महीना निकलता है उस हिसाब से आप निकालते हैं ना। हम्म, मतलब किसी का यदि नवंबर का डेट ऑफ बर्थ है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो फरवरी से जून मतलब 15 फरवरी जैसे ना, तो उसका अम्लधर्मी प्रकृति हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली ये जो मैंने निकाला है ये 15 अक्टूबर से 15 फेब में जिनका जन्म हुआ है वो क्षारधर्मी, ये डायरेक्ट बताया है आपको। अच्छा, ये डायरेक्ट बताया आपने। ये डायरेक्ट बताया है, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या होती है वो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया। ओके, तो ठीक है? मतलब गिनने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट बताया है 15 अक्टूबर टू 15 फेब में जिनका जन्म हुआ है वो क्षारधर्मी प्रकृति वाले, 15 फेब टू 15 जून में जिनका जन्म हुआ है वो अम्लधर्मी प्रकृति वाले, 15 जून से 15 अक्टूबर में जिनका जन्म हुआ है वो समधर्मी प्रकृति वाले। समाधान। ओके, थैंक यू। हाँ, अलग अलग धर्मी का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कल्प जो होते हैं अलग अलग कल्प, वो भी कुछ चार धर्मी कल्प होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चार धर्मी प्रकृति को कुछ बीमारी हुई है, चार धर्मी बीमारी हुई है, तो उनमें हम लोग अम्ल धर्मी कल्प इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अच्छा रिजल्ट उनमें मिलता है। और अम्लधर्मी प्रकृति वालों को अम्लधर्मी नेचर का कुछ बीमारी है तो उनको क्षारधर्मी दवा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता, मतलब अपोजिट नेचर का इस्तेमाल करना पड़ता। वो पांचभौतिक का एक्चुअली वो अलग से एक ये हो सकता है, मतलब कोर्स बन सकता है, काफी डीप है वो। इतना मैं फुल डीपली नहीं जा सकता, लेकिन पांचभौतिक चिकित्सा के जो बुक है, वैद्य शैलेश माई सर इन्होंने लिखे हुए कुछ बुक्स हैं। फिर वैद्य विवेक हरदवनेकर इनके लिखे हुए कुछ बुक्स हैं। ये जो बुक्स अगर आप प्रेफर करेंगे तो पूरा पांचभौतिक चिकित्सा आप एकदम डिटेल में समझ पाओगे।
पद्मजा मैडम अभी सुनाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा ठीक, Sir, I left the meeting and then again rejoined. ओके Now it is audible. ओके ओके। ये हो गया क्षार अम्ल और समधर्मी के बारे में। और कुछ डाउट है तो पूछिए। मतलब मेरे कहने का एक इन शॉर्ट मतलब ये है कि आपके पास कुमार कल्याण रस अगर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चों के कुछ भी समस्या के बारे में। इतना बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिसीजेस है तो वो उसकी फलश्रुति में कवर हुए हैं। और रस सिंदूर वाला कल्प है और कुमारी की भावना है और मतलब काफी सराहनीय है, लाजवाब कल्प है। मैंने खुद काफी बार इस्तेमाल करके देखा है। खाली इतना ही है कि वो मेडिसिन एक्सपेंसिव जाता है अगर हम एलोपैथिक एंटीबायोटिक के कोर्स से अगर कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो। हाँ, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं देना चाहता था। जैसे भारती मैडम ने भी बताया था कि बच्चे ये खाते हैं वो खाते हैं। मतलब ठंडी चीजें अगर बच्चों को देनी ही पड़ रही हो, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम अगर देना पड़ रहा है तो वो मतलब शीत वीर्य से ज्यादा शीत स्पर्श की वजह से बीमारियां ज्यादा होती है, ये ध्यान में रखिए। मतलब शीत स्पर्श की वजह से जो शीत स्पर्श में ज्यादा पोटेंसी है विकृत कफ बढ़ाने की। तो इसीलिए क्या करना है, शीत वीर्य का शीत स्पर्श वाला कुछ भी अगर है तो वो मेल्ट होने देना चाहिए। उसका जो शीत स्पर्श गुण है वो कम होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। फिर उसको वो देंगे पिघला हुआ आइसक्रीम और उसमें अगर आप त्रिकटु चूर्ण या त्रिजात या चातुर्जात अगर डाल के अगर दे सके तो ज्यादा बेहतर। तो कफ बढ़ने की जो गुंजाइश है वो काफी कम हो जाती है। और ये चीज देने के कुछ देर बाद अगर आप गुनगुना पानी देंगे तो अच्छा रहता है। और उस दिन अगर उसको पसीना आने जितना अगर एक्सरसाइज होने देंगे बच्चे का तो उसको कुछ भी तकलीफ होने के चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं। और एडिशनल जैसे मैंने बताया अदरक का रस और शहद का चाटन जो है अगर आप देंगे उसी दिन तो कफ होने की गुंजाइश नहीं है। आले पाक अगर आप बना के रखेंगे खुद, अच्छा वाला अगर घर में बना के रखेंगे या ऑर्गेनिक वाला अगर आपको मिल सके वो भी अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप आले पाक भी बीच बीच में दे सकते हैं। आले पाक में क्या होता है आजकल कि जो अदरक है वो एक तो ऑर्गेनिक नहीं होती, फिर जो शक्कर है वो शक्कर भी ऑर्गेनिक नहीं होती और भी कुछ उसमें मिलावट होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक वाला आले पाक अगर आप लेके रखेंगे पहले से ही घर पे स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको पॉसिबल है तो आप बना के भी रख सकते हैं।
ठीक है। और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्पूरादि चूर्ण जो है वो एक मेरा बहुत फेवरेट कल्प है। कर्पूरादि चूर्ण फेवरेट कल्प है मेरा, फिर सूक्ष्म त्रिफला मेरा फेवरेट कल्प है। फिर कंठ सुधारक भी आप यूज कर सकते हैं, जो प्रतिशय कास श्वास में ये काफी सारे मतलब इसका अच्छी तरह से यूज हम कर सकते हैं। और मैं तो अभी मतलब इस पे मैं कुछ इंटरनल रिसर्च करने वाला हूँ, ताकि एंटीबायोटिक की जरूरत ना गिर सके इसमें। मेरे अनुभव के हिसाब से अभी तक तो मुझे लग रहा है सूक्ष्म त्रिफला और कर्पूरादि चूर्ण काफी अच्छा काम कर सकेगी, और कंठ सुधारक भी। तो ये जो है आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने ये नोटिस किया है कि जब अम्ल या लवण रसात्मक टेस्ट होती है कफ को, और जब ईचिंग होता है गले में, खराश होती है, तब जो है वो एंटीबायोटिक देने का मतलब वो कंडीशन होती है। नहीं तो वो वाला जो कफ है वो जल्दी बढ़ता है और वो कंट्रोल में भी जल्दी नहीं आ सकेगा, और फीवर में भी कन्वर्ट होता है ज्यादातर। तो उस वक्त हमें सूक्ष्म त्रिफला वाली मेडिसिन और भीमसेनी कपूर और जो काथ है, कत्था बोलते हैं जो, वो रहने जिसमें है ऐसी मेडिसिन, और कंकोल वगैरह जो मेडिसिन जिसमें है ऐसे मेडिसिन, और चातुर जात जिसमें है, त्वक, केला, तमालपत्र, नागकेशर वगैरह जो सुगंधी द्रव्य जिसमें है, और जो सूक्ष्म गुण वाले हैं, और जो कफग्न है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो कुछ है वो अगर यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और ये जो है त्वक, केला, तमालपत्र, नागकेशर वगैरह, ये जो है इसमें जो सूक्ष्म कृमि है उनको नष्ट करने की इसमें क्षमता है, ऐसा मेरा अनुभव। सीतोपलादी लेना है क्या? नहीं, सीतोपलादी ये एक्यूट अवस्था में नहीं लेना है, सीतोपलादी क्रोनिक स्टेज में ही लेना है। एक्यूट में अगर आपको लेना है तो तालिसादी चूर्ण लेना है। सर हाँ। सर आपने जैसे कुमार कल्याण रस का गुडुची सत्व के साथ कॉम्बिनेशन बताया, वैसे और कोई कॉम्बिनेशन दे सकते हैं क्या अकॉर्डिंग टू अवस्था या फिर सिम्टम्स ऐसे? दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने खाली गुरुची सत्व से ही यूज किया है अभी तक। सर गुरुची सत्व का जो है शुद्धता के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो कौन से कंपनी का अच्छा रहेगा, या क्योंकि यदि हम बुखार या ज्वर के लिए गुरुची सत्व इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्यूट कंडीशन में हमें भी ये चाहिए, एकदम 100% श्योर चाहिए कि इससे कम होने वाला है पेशेंट को देने के लिए, तो मन में किंतु नहीं रहना चाहिए ना। गुरुची सत्व जो है वो मतलब चरणामृत का मिलता है कि नहीं पता नहीं मुझे, वो एक देख सकते हैं आप। नहीं तो वैद्य पंकज नहाटा जो है वो उनके पास असल गुड़वई सत्व मिलता है, जो पूना देश के हैं, ये तो है। और कभी मैंने तो गुरुची सत्व जो है वो मतलब जो इजीली अवेलेबल होता है आयुर्वेदिक स्टोर में, वो ही लिया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट मुझे मिला है हर बार।
सर ब्रोंकोडायलेटर के लिए इनहेलेशन में क्या लाया आयुर्वेद में? हाँ, ये बताना मैं भूल गया। एक्चुअली निर्दोष धूमपान का स्टिक आता है एक, वो मैं अक्सर यूज करता हूँ, निर्दोष धूमपान। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा निर्दोष। सर पानी में वो अमृत धारा या कनकासव कुछ ड्रॉप डाल के उसके भी इनहेलेशन देते हैं ना? हाँ, अमृत धारा का भी रिजल्ट अच्छा है। नेबुलाइजर सर एक मिनट, निर्दोष हर्बल स्मोक। हाँ, नेबुलाइजेशन का क्या बोले आप? अमृत धारा नेबुलाइजेशन में भी डाल सकते हैं ना, ये डियोलिन और इसकी जगह अत्तालिन की जगह। एक्चुअली क्या है, वो हम लोग नेबुलाइजेशन में कैसे रहता है कि